तो नमस्कार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और इतिहास की श्रृंखला में हम लोग फिर वही जो है पुनर्जागरण के बारे में आज आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और श्रृंखला को आज देखते हैं हम लोग, क्योंकि कल हम लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। कल का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके मेंस के लिए। आपका कंसेप्चुअल जो पार्ट था वो कल का वीडियो था पूरा, उसको बढ़िया से आप रोक कर पॉज करके देखना। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग ये देख रहे थे उसमें कि व्हाट वेयर द फैक्टर्स विच वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनेसां इन मॉडर्न इंडिया। कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से प्रेरित है। क्या हमारा समाज 18वीं सदी के दौरान इतना बोझिल हो गया, इतना ग्रसित हो गया अंधविश्वास और कुरीतियों से कि 19वीं 20वीं शताब्दी में सुधार की आवश्यकता हुई। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग फैक्टर्स पर काफ़ी डिटेल अध्ययन किए। जैसे आपके सोशल फैक्टर हैं, जैसे रिलीजियस फैक्टर हैं, और आप देखें कि उसमें पॉलिटिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हैं। दीज आर द इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आपने देखा कि जैसे मिशनरीज एक्टिविटीज़ हैं, 1813 का चार्टर एक्ट है, सेकेंड चार्टर एक्ट है। और उसके बाद आपने देखा कि जो है अंग्रेज़ और अंग्रेजी शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके बाद जो भारत में नवीन मध्यम वर्गीय समाज है जिसकी बड़ी अहम भूमिका रही है, वो अंग्रेजी पढ़ा लिखा समाज है। वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, रीडर हैं, उसमें सारे लोग हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक का काम किया और एक बहुत बड़ा धर्म सुधार आंदोलन में इनकी भूमिका रही। और 1813 से लेकर और विद्रोह तक, 1858 के क्राउन एक्ट तक आप देखोगे उपनिवेशवाद का जो चरण है वो फ्री ट्रेड का चरण है। यानी कि ये जो सुधार हो रहे हैं, ये जो सती प्रथा, ठगी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह है, दास प्रथा के अंत की बात कर रहा है, नरबली प्रथा के अंत की बात कर रहा है। तो अंग्रेज भारतीय समाज से इतना लगाव क्यों रखने लगा अचानक? क्या हो गया कि भारतीय समाज को अंग्रेज प्रगतिशील बनाना चाह रहा? इसके पीछे अगर आप जाओगे तो इसके पीछे कॉलोनियल पॉलिसी है। जो कॉलोनियल पॉलिसी है, जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद को जो विविध चरण हैं जिनको हम लोगों ने देखा पहले, उसको जरूर आप पढ़ते रहना। उसमें इनका उद्देश्य क्या है? फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त व्यापार का चरण इन्होंने बना लिया। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है, यानी कि ब्रिटेन में उद्योग धंधों का विकास हो रहा और उसके लिए कच्चा माल चाहिए, क्योंकि अमेरिका हाथ से निकल चुका है। तो इनकी दृष्टि कहाँ है? भारतीय मार्केट पर है। तो यहाँ से कच्चे माल ले जाएंगे और तैयार माल को ले आकर खपत करेंगे। और जब तैयार माल को ले आकर खपत करेंगे तो उसको उपभोग करने वाला बेहतरीन उपभोक्ता वर्ग भी होना चाहिए और एक इंटीग्रेटेड मार्केट भी होना चाहिए। ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द मेन मोटिव्स बिहाइंड दिस कॉलोनियल फेज। 1813 से लेकर क्यों इतना जो है धर्म और समाज सुधार आंदोलन के पक्ष में है अंग्रेज, और वही विद्रोह के बाद आप देखो अपने को अलग कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विद्रोह के बाद समाज और धर्म के प्रति अंग्रेजों की नीति क्या रही? कीपिंग इटसेल्फ एलोन फ्रॉम द सोसाइटी एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, यानी कि अपने को अलग कर लेना। एक बैग आप देखें कि एक तरफ से आप पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस की रही। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में अंग्रेज क्या कह रहा है? आई डोंट लाइक इंटरफियर इन योर इंटरनल मैटर,
इन योर कस्टम्स, इन योर सोसाइटी, उनसे नहीं मतलब है। सती प्रथा है कि बहु विवाह है कि मूर्ति पूजा है, अंग्रेजों से नहीं मतलब था। लेकिन एक बैग आपने देखा कि उनकी नियति टर्न हुई और राजा राम मोहन राय अंग्रेजी दफ्तर छोड़कर आत्मीय सभा के संस्थापक बन जाते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से बहुत बड़ा एक आंदोलन और बहुत बड़ा एक सुधार करने लगते हैं, जिसमें आपने देखा कि जो है सती प्रथा को इन्होंने अविधिमान्य बना दिया, यानी कि प्रतिबंध लगवा दिया रेगुलेशन 17 के अंतर्गत। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो सुधार हुआ, जिसके नेचर के बारे में आपने पढ़ा, एक तो कारण पढ़ा आपने और एक परिणाम पढ़ा इसका, और एक आपने नेचर पढ़ा, और एक आपने पढ़ा था कि वैश्विक कारण क्या है, यानी कि वैश्विक पृष्ठभूमि क्या है। जो इटली में पुनर्जागरण हो रहा उससे कैसे टच है हमारा। तो आप देखोगे प्रबोधन का काल, साइंटिफिक इरा ऑफ साइंस एक तरह से कह लीजिए आ गया 18वीं सदी का यूरोप, और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारतीय समाज, रीति रिवाज और परंपराओं में देखने को मिल रहा। यानी कि इटली के पुनर्जागरण को आप याद करो, पुनर्जागरण की सेंचुरी, धर्म सुधार की सेंचुरी, प्रतिभाशालियों की सेंचुरी, विज्ञानवाद की सेंचुरी, यानी कि 15वीं सदी को हम सेंचुरी ऑफ रिनेसां कहते हैं, 16वीं सदी को सेंचुरी ऑफ रिफॉर्मेशन कहते हैं, 17वीं सदी को सेंचुरी ऑफ टैलेंटेड पर्सन कहा जाता है, और 18वीं सदी क्या है कि साइंटिफिक इरा का है, प्रबोधन का समय, तर्क और विज्ञान की बढ़ोतरी है, प्रयोग और अनुसंधान को देखा जा रहा, यानी कि जो मानवीयता है, जो मानव वैल्यू है, वेदरिंग अवे ऑफ द ह्यूमन वैल्यूज फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, मानववाद को पुनः लाना, तर्क को लाना है, विज्ञान को लाना है, मानववाद को पुनः पहचानना है, ताकि वो सत्यता को तर्क के कसौटी पर खरा कसकर और उसको देखे और उसका सत्यापन करे, तभी उसको स्वीकारिता मिलेगी और तभी उसको जो है एक तरह से आधुनिकता में रखा जाएगा। तो आपने नेचर भी पढ़ा कि स्वदेशी और विदेशी में क्या क्या था। एक वर्ग ऐसा मिला जो बिल्कुल रूढ़िवादी है, एक वर्ग ऐसा मिला जो पुनरुत्थानवादी है, एक वर्ग वैसा मिला कि जो एक तरह से प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें राजा राम मोहन राय डिफेंसिव बिल्कुल चल रहे हैं, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों को ग्रहण करना चाह रहे हैं। एक वर्ग ऐसा मिला जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे यंग बंगाल आंदोलन। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे सिख धर्म में, पारसी धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये रिएक्शन हो रहा है। ये समाज सुधार आंदोलन ये कोई हिंदुइस्ट कल्चर में नहीं है, कोई हिंदू धर्म में नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरा ओवरऑल समाज में, वही अहमदिया आंदोलन आप देखो, तलाक प्रथा है और बहुविवाह है और पर्दा प्रथा है, और एक तरह से कह लीजिए उसका समर्थन करेगा। तो हर चीज जरूरी नहीं है कि बहुविवाह और तलाक का कोई समर्थन कर रहा, कोई विरोध कर रहा, कोई समर्थन करेगा तो किसी के लिए विरोध होगा। यानी कि जरूरी नहीं है कि हर समाज के लिए एक ही मानदंड हो। वही आप देखोगे कि जब उसको इस्लाम धर्म में आप देखोगे तो भाव उसका बदल जाएगा, हिंदू धर्म में उसका भाव बदल जाएगा, कहीं उसको कुरीति है और कहीं का मान मर्यादा का पहचान है पर्दा। तो ये चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रिनेसां। तो एक फैक्टर्स हम लोगों ने देखा, एक नेचर देखा और एक कॉन्सिक्वेंटेड देखा हम लोगों ने कि इसके परिणाम क्या रहे। और आज हम लोग विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग चलते हैं पहले ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को लेकर। तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज का हम लोग स्टडी करेंगे। यानी कि आप एक तरह से देखोगे कि जो ब्रह्म समाज है, इस विचारधारा को लेकर अगर हम लोग पढ़ें तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा
और बाद में ये ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और इससे जो जुड़ेंगे राजा राम मोहन राय, यानी कि 1828 में ब्रह्म सभा रहता है, 1829 में ये ब्रह्म समाज हो जाता है और इससे जुड़ते हैं राजा राम मोहन राय, यानी कि राम मोहन राय। राजा का टाइटल इनको मिल जाता है और ये राम मोहन राय राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। और इनका जन्म आप देखोगे तो बंगाल में राधानगर में होता है, यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए तो 1772 में आप देखोगे तो राधानगर में इनका जन्म होता है। और इनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम जगमोहन रहता है, जगमोहन। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इन्हीं की पत्नी अलका मंजरी थी, जो जगमोहन की जब डेथ हो गई 1811 में, तो अलका मंजरी जो है वो आप देखोगे कि सती होने के लिए लोगों ने बाध्य किया। यहाँ से एटीट्यूड काफ़ी चेंज होता है राजा राम मोहन राय का, और वो देखते हैं कि मतलब जोर ज़बरदस्ती किसी को जो है सती बना दिया जाता है। वहाँ से वो बहुत बड़ा एक अभियान शुरू होता है। तो ये सब परिवेश हमको ध्यान रखना है कि अलका मंजरी के प्रकरण को लेकर, यानी कि इनकी जो भाभी हैं अलका मंजरी इनकी भाभी हैं, यानी कि इस तरह से राधानगर में इनका जन्म होता है कलकत्ता के। और राजा राम मोहन राय को आप देखोगे तो 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद ये जो है 1803 से लेकर और दीवान का काम करते हैं 1814 तक, यानी कि 1803 से लेकर और 1814 तक, 1803 से लेकर और 1814 तक ये कह लीजिए कि जो आगरा में दफ्तर है, यानी कि डिगवी के दीवान के रूप में ये अंग्रेज़ों के सरकारी दफ्तर में काम करने लगते हैं। तो एक दीवान के रूप में कार्य में लिप्त हो जाते हैं। और इसके बाद आप देखोगे कि 1813 का चार्टर एक्ट आ जाता है और वहीं से सक्रिय हस्तक्षेप करने लगते हैं अंग्रेज भारतीय समाज, रीति रिवाज और परंपराओं में। तो आप देखोगे कि यहाँ से शुरू हो जाता है और इन्हें भारत में कहा जाता है कि इन्हें कई टाइटल के रूप में जाना जाता है। अगर राजा राम मोहन राय को आपको पढ़ना है तो इनके सोशल अचीवमेंट, इनके रिलीजियस अचीवमेंट, इनके राजनीतिक उपलब्धियाँ, इनकी शैक्षणिक उपलब्धियाँ, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय जगत में इन्होंने क्या किया, तो अगर 2-4 पॉइंट आप बनाते हो तो उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। यानी कि क्या क्या आप देखते हो, जैसे समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीयतावाद के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में। तो अगर हम लोग एक अचीवमेंट्स के रूप में देखें कि इनकी विचारधाराएं, तो एक तो हम लोग देखेंगे जैसे समाज के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या, सामाजिक क्षेत्र में, दूसरा धर्म के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या है, फिर आप देखोगे शिक्षा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या है, इंस्टीट्यूशन है शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय जगत के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीयता के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या हैं। इस तरह से आप बना लोगे एक राजनीति के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियां क्या हैं और इन्हें उपाधियां क्या क्या मिली हैं। एक इनका जो है आप बना सकते हो कि इनकी उपाधियों का क्या, उपाधियां कौन कौन सी मिली। तो इस तरह से आप अगर इनको विभिन्न पॉइंट बना के और इनको समझना चाहोगे तो अच्छी तरह से इनको आप समझ लोगे। इनकी एक उपाधि है, उपाधियों से हम लोग शुरू करते हैं। इन्हें जो है, एक तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की संज्ञा दिया था।
एक तरह से आप देखोगे तो इन्हें एक उपाधि मिलती है कि ये युगदूत की संज्ञा से इनको विभूषित किया जाता है। और बिपिन चंद्रा इन्हें मानते हैं कि ये जो है, जो 19वीं सदी का पूर्वार्ध है, उसमें इन्हें जो है मॉर्निंग स्टार के रूप में माना जाता है, यानी कि चमकते हुए सितारे के रूप में बिपिन चंद्रा ने इनको असेसमेंट किया है, चमकीले सितारे के रूप में। यानी कि एक तरह से देखा जाए अगर तो कई उपाधियां इनकी हैं, जैसे एक युगदूत की उपाधि मिली है, और एक जो है कहते हैं कि चमकीले सितारे के रूप में इनको माना गया है। चमकीले सितारे के रूप में, स्टार्स के रूप में इनका नाम लिया जाता है, चमकीले स्टार्स के रूप में इनका नाम लिया जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर असेस करते हैं कि जो आधुनिक भारत का मर्म है, जो आधुनिक भारत की महत्ता को समझने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में ये राजा राम मोहन राय को देखते हैं। और इनको जो है एक तरह से प्राच्य और पाश्चात्य के मध्य सेतु के नाम से भी जाना जाता है। प्राच्य व पाश्चात्य के मध्य सेतु के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। ब्रिज बिटवीन ओरिएंटल एंड एंग्लिकन, यानी कि अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, यानी कि लिंक बिटवीन, यानी कि एक कड़ी का काम करते थे, क्योंकि दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता थे। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो अरबी, फारसी, हिब्रू, लैटिन, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, यानी कि दर्जनों भाषाओं के ज्ञाता। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्राच्य और पाश्चात्य जगत के मध्य जो है एक कड़ी का काम करते थे। और हमने बताया भी था कि इनके पास 2 घर थे, और एक घर में आप देखोगे तो सारा मटेरियल यूरोपीय था, लेकिन उसमें भारतीय के रूप में राजा राम मोहन राय रहते थे। और एक घर पूरी तरह बना हुआ था, सजा हुआ था भारतीय पैटर्न पर, लेकिन उसमें विदेशी के रूप में, पाश्चात्य के रूप में राजा राम मोहन राय विचारधारा के रूप में रहते थे। यानी कि जो भूत और भविष्य के रूप में, कड़ी के रूप में इनको देखा गया है, वो भूत क्या है, वो अतीत क्या है, भारतीय परंपरा, और वो भविष्य क्या है, एक तरह से कह लीजिए पाश्चात्य परंपरा। और इनको सबसे बड़ी बात है मॉर्निंग स्टार, प्रभात के तारा के रूप में भी देखा गया है। प्रभात के तारा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि मॉर्निंग स्टार का भी इन्हें टाइटल मिला, प्रभात का तारा। प्रभात के तारा के रूप में भी इन्हें माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप देखोगे जो पुनर्जागरण है उनका जनक भी इन्हें माना जाता है। पुनर्जागरण का पिता या जनक भी इन्हें माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि पत्र पत्रिकाओं का इन्हें अग्रदूत माना जाता है, यानी कि आधुनिक पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। यानी कि पत्र पत्रिकाओं के सेंस में आप देखोगे तो ढेर सारे इनके पत्र हैं, यानी कि इनके विचारों से आप देखोगे तो ढेर सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, अंग्रेजी में भी हैं और फारसी में भी हैं, और आप देखोगे एक तरह से बंगाली में भी हैं पत्रिका इनकी, संवाद कौमुदी वगैरह। तो विचारों की अभिव्यक्ति इन्होंने बिल्कुल समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यानी कि आधुनिक प्रेस के जो है एक तरह से अग्रदूत हैं, प्राच्य और पाश्चात्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कहते हैं अच्छाइयाँ कहीं भी हो सकती हैं, अच्छे बिंदु हमारे पास भी हैं, उसको भी हम एकत्र करें, और पाश्चात्य जगत में जो अच्छाइयाँ उन बिंदु को भी हम ले लें, और एक कंपोजिट कल्चर का हम विकास करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं ये ईसाइयत की ओर बढ़ गए हैं, लेकिन आप देखोगे और उसका अध्ययन करोगे तो लगेगा नहीं, कुरीतियों अंधविश्वास को ये छोड़ कर रहे हैं और उसको समाप्त करना चाहते हैं, और एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं। क्योंकि वैलिडिटी किसको है? सरकार को है। यानी कि किसी भी चीज़ पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कुरीतियों पर, तो यानी कि मदद किससे लिया जाएगा?
अंग्रेजों से मदद लिया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा ही उसे प्रतिबंधित किया जाएगा, इसलिए ये सहयोग की बात करते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर इनको देखा जाए तो विभिन्न प्रकार से आप देखोगे कि इनका असेसमेंट किया गया। और समाज के क्षेत्र में आप देखो तो समाज में जितनी कुरीतियां थीं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, सती प्रथा हो, आप देखो सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया, बहुत लंबा संघर्ष इन्होंने किया। यानी कि सती प्रथा है, बाल विवाह है, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, यानी कि विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर रहे, पुनर्विवाह यानी कि इसी से जुड़ा है। बिल्कुल आप देखोगे तो बाल विवाह है, और बाल विवाह का विरोध करते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। जाहिर सी बात है कि सती प्रथा का विरोध करेगा व्यक्ति तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करेगा। और सती प्रथा के लिए आप देखोगे तो इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष छेड़ा। यानी कि सती प्रथा के संदर्भ में आप देखोगे तो 1829 में रेगुलेशन 17 के अंतर्गत, उपनियम 17 के अंतर्गत इन्होंने सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित कर दिया। यानी कि जो रेगुलेशन 17 था 1829 में, इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवा दिया, और उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग रहा। और आप देखोगे 1830 में ठगी प्रथा भी प्रतिबंधित कर दी गई कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से। तो ठगी प्रथा है, सती प्रथा है, फिर आगे चल के आप देखोगे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दास प्रथा है, सती प्रथा है, ठगी प्रथा है। फिर यहाँ आप देखोगे जो कर्मकांड है, कर्मकांड का विरोध करते थे, अवतारवाद का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, पुरोहितवाद का विरोध करते थे, पुरोहितवाद का विरोध करते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए एकेश्वरवाद पर बल देते थे, यानी कि सगुण साकार न होकर निर्गुण निराकार ईश्वर की पूजा करने पर बल देते थे। यानी कि उसी के लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। ढेर सारी संस्थाएं इनकी हैं, आप देखोगे तो एक संस्थाओं के रूप में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो तो बहुत सारे इनके संगठन हैं। अगर शिक्षा वो संस्था के रूप में देखा जाए तो ढेर सारी संस्थाएं हैं, और ढेर सारे इनके पंपलेट हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं। जैसे आप देखोगे तो एक इनका पंपलेट है जो 1809 में, उसको कहा जाता है कि तोहफत उल मोहिदीन के नाम से, तोहफत उल मोहिदीन के नाम से है, जिसको अंग्रेजी में आप देखोगे तो ये गिफ्ट टू मोनोथीज्म है, ये गिफ्ट टू मोनोथीज्म। यानी कि एकेश्वरवादियों के लिए उपहार के नाम से इन्होंने फारसी में पहला पत्र लिखा। यानी कि आप देखोगे ये फारसी में इनका पहली पत्रिका है। यानी कि एक तरह से एक कह लीजिए कि ये पहला इनकी रचना है जो फारसी भाषा में है, और बार बार क्वेश्चन आता है तो ये तोहफत उल मोहिदीन के नाम से, तोहफा करके, गिफ्ट माने तोहफा। तो ये फारसी में पहली रचना को इन्होंने अपनी प्रस्तुत किया, और इसके माध्यम से अपने विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी कि इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, यानी कि इनके विचार कहीं न कहीं ईसाईयत से भी प्रभावित है, हिंदुइज्म से भी प्रभावित है, यानी कि पूरी तरह से आप देखो तो इस्लाम से भी प्रभावित है। यानी कि एकेश्वरवाद की स्थापना करना चाह रहे हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो जैसे ही इन्होंने नौकरी छोड़ दिया तो आत्मीय सभा की स्थापना किया, आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना कर दिया 1814-15 के आसपास। 14 में इन्होंने नौकरी छोड़ा
और आत्मीय सभा की स्थापना कर दिया। यानी कि आत्मीय सभा से क्या लग रहा है कि निर्गुण निराकार एक तरह से स्वरूप है, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध। तो आप ताबड़तोड़ देखोगे तो सती प्रथा, मूर्ति पूजा, यानी कि मूर्ति पूजा पर इन्होंने प्रसंग में जो मद्रास में थे सुब्रमण्यम शास्त्री, उनको इन्होंने पराजित किया। शास्त्रार्थ में बहुत से लोगों को इन्होंने पराजित किया और एक लंबा संघर्ष छेड़ा। इसके बाद आप देखोगे तो इनके द्वारा जो है 1816 में वेदांत समाज की स्थापना कर दी गई। वेदांत समाज की स्थापना कर दी गई। इसके बाद आप देखोगे 1817 में हिंदू कॉलेज स्थापित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और एक डच घड़ीसाज रहते हैं डेविड हेयर। डेविड हेयर के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना किया। डच घड़ीसाज हैं, वाइंड मेकर हैं, घड़ी बनाते हैं, डच के हैं, हॉलैंड के हैं। और डेविड हेयर का नाम बड़ा अमर हो गया है। और हिंदू कॉलेज कहा जाता है कि किसी भी भारतीय के द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा देने का ये पहला कॉलेज। और आपको याद होना चाहिए कि यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज में बदलेगा, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये बदलेगा 1854 में। और यही जो है आप देखोगे कि बहुत विचारकों का और चिंतक विचारकों की यहाँ स्टडी हुई। जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद यहाँ अध्ययन किए प्रेसिडेंसी कॉलेज। 2010 के आसपास इसे आप देखोगे तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का नाम एक तरह से दिया गया। तो अब वो देखो आप उसका परिवेश, यानी कि वो कॉलेज हिंदू कॉलेज ही था, यानी कि ब्रह्म समाज का कहीं ना कहीं वहाँ प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए आप स्वामी विवेकानंद पर देखो तो पहले दौर में इनका पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है, जब तक 1880 में यानी कि परमहंस से मुलाकात नहीं होती। उसके बाद उनका विचार एक नए तरह से बदलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे तो 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की एक रचना की। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी कि यीशु मसीह के जो उपदेश हैं, ये वे ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, ये वे ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस करके है, पीस एंड हैप्पीनेस, यानी कि शांति और खुशियों का जो रास्ता है, नीति जो है, यानी कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से इन्होंने अपना पंपलेट निकाला। और ये जो है आप देखो ईसाई धर्म में जो व्याप्त है उसका इन्होंने इसमें जो है वह पूरा खुलासा किया। ट्रिनिटी की भावना का इन्होंने उसमें दिखाया कि कैसे कैसे, और बाद में डिग्री के प्रयासों से लंदन में भी प्रकाशित हुआ। यानी कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के नाम से इन्होंने ये निकाला। और इसके बाद आप देखोगे तो 1821 में एक इनकी आती है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है बांग्ला भाषा में इनकी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी निकालते हैं, बांग्ला भाषा में। और इसमें आप देखोगे तो सती प्रथा के बारे में विरोध किया गया और इस तरह से सामाजिक कुरीतियों के बारे में संवाद कौमुदी इनके विचारों का केंद्र बिंदु है। यानी कि राजा जैसे सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती, हिंदी में लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जानना है तो सत्यार्थ प्रकाश को जानना है। उसी तरह राजा राम मोहन राय के विचारों को जानना है तो उनके महत्वपूर्ण कृतियों को जानना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कृति है संवाद कौमुदी। इसके बाद आप देखोगे तो और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे वेद मंदिर है, चंद्रिका है, वेद मंदिर है, चंद्रिका है, और ब्रह्मनिकल मैगजीन है, अंग्रेजी में निकलती थी, ब्रह्मनिकल मैगजीन है, यानी कि ब्रह्मनिकल मैगजीन। ये भी पत्र पत्रिकाएं होती थी।
और इसी दौर में आप देखोगे एक इनका और पत्र आता था जिसको मिरातुल अखबार कहते हैं। 1822 में इनका एक पत्र आया जिसको मिरात उल अखबार नाम दिया गया। अखबार फारसी में ये पत्र निकला मिरातुल अखबार के नाम से। और बाद में आप देखोगे एडम्स का जो लाइसेंसिंग एक्ट आता है उसमें इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यानी कि 1823 में जो एडम्स का लाइसेंसिंग एक्ट आया उसमें इस पर प्रतिबंध लगा दिया मिरातुल अखबार पत्र पर, फारसी में निकला है। तो इस प्रकार से आप देखो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान। और लास्ट में आप देखोगे तो इसी समय जो है 1825 में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना कर दी गई। वेदांत कॉलेज की जहाँ संस्कृत में पढ़ाई होती थी और कलकत्ता में इनके द्वारा वेदांत कॉलेज स्थापित कर दिया गया। इसके बाद आप देखते हो कि धीरे धीरे आगे की तरफ ये बढ़ते हैं और इसी समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं जिस पर इनकी पूरा क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यानी कि 20 के दशक में आप देखो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, जैसे 1821 में एक घटना होती है यानी कि नेपल्स में होती है। तो आप नेपल्स में देखो जो क्रांति की विफलता पर इन्होंने बड़ा दुख प्रकट किया। और वहीं स्पेनिश क्रांति जो होती है 1823 में, उसकी सफलता पर इन्होंने भोज का आयोजन किया। यानी कि ये नेशनलिज्म के साथ ही साथ इंटरनेशनलिज्म के भी प्रतिपादक। और फिर आपने देखा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो है एक तरह से वो विरोध कर रहा था, लाइसेंसिंग एक्ट, उसका इन्होंने विरोध किया। और जो जूरी था 1827 में जो हिंदू मुस्लिम के मध्य भेदभाव कर रहा था, उस जूरी एक्ट का इन्होंने विरोध किया। और बाद में आप देखो कि एक तरह से अपील किया गया और फिर वो अपील खारिज हुई तो प्रिवी काउंसिल में इन्होंने अपील किया द्वारिकानाथ के साथ। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो जमींदारों के विरुद्ध अत्याचार हो रहा था आयरलैंड में, उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाया। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो ओवरऑल व्यक्तित्व पर बनेगा, यानी कि आपको फैक्ट और कंसेप्ट पढ़कर एक अपनी विचारधारा को डेवलप करना है कि विभिन्न क्षेत्रों में राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां क्या है। तभी तो लोग कहते हैं, तभी रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि 19वीं सदी को समझने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय अग्रगणी। यानी कि इस तरह से आप देखो उनको रियलाइज किया गया। इसके बाद आप देखोगे तो 1829 में वो समय आता है जब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देते हैं। और इसके बाद समाज में जो एक बहुत बड़ी बुराई व्याप्त थी धार्मिक रूप से कि हम सागर पार नहीं जा सकते हैं, तो ये प्लान बनाते हैं कि हम सागर पार जाएंगे, देखते हैं हमें कौन रोक लेना, वापस आने से रोक लेता है। उस जो धर्मांधता है, वो जो एक तरह से कह लीजिए कि धार्मिक कुरीति है, अंधविश्वास है, उसको तोड़ने के लिए वो जाते हैं। और राजा राम मोहन राय यानी कि अकबर द्वितीय की, बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। और वही जो है अकबर द्वितीय इनको राजा की उपाधि देता है, यानी कि राजा की उपाधि से विभूषित करता है। और विलियम चतुर्थ के दरबार में उसकी पेंशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि जब दिल्ली पर अधिकार कर लिए अंग्रेज 1803 में, तो जो मुगल बादशाह था वो पेंशनर बनकर रह गया। तो इनकी पेंशन बढ़ाने के लिए चले जाते हैं विलियम चतुर्थ के दरबार में, और वहीं पर इनका देहांत हो जाता और लौटकर आने का सौभाग्य नहीं होता। और वहीं पर इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है, और आप देखोगे वहीं पर जो है इनकी समाधि बनी हुई है ब्रिस्टल शहर में। यानी कि ब्रिस्टल शहर में 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल शहर में इनका देहांत हो जाता है। यानी कि 1833 में राजा राम मोहन राय की जो समाधि बनी हुई है वो बाहर से, भारत से बाहर बनी हुई है। और वो कहाँ बनी हुई है? ब्रिस्टल शहर में बनी हुई है, लंदन में बनी हुई है।
और उस उनकी समाधि पर वही हरिकेली नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। जो विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, जो चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो बनवाया गया जो संस्कृत कॉलेज था, जिसका विध्वंस करके 2.5 दिन की झोपड़ा वाली मस्जिद बनवाई गई थी, जो पंक्तियां वहां उत्कीर्ण हैं वही हरिकेली नाटक की पंक्तियां राजा राम मोहन राय के समाधि पर उत्कीर्ण। इसलिए बहुत से लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि ये ईसाइयत को तो नहीं स्वीकार कर लिए। तो आप देखो कैसे कैसे विचार जो है कि एक तरह से प्राच्य और पाश्चात्य का कंपोजिट कल्चर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक तरह से राजा राम मोहन राय व्यक्तित्व के रूप में फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसां, यानी कि दीप्तमान आकाश के चमकीले सितारे के रूप में इनको एक तरह से विभूषित किया जाता है और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। तो अब उसके बाद आप देखोगे कि क्या प्रभाव पड़ता है। जब ये भारत से जाते हैं लंदन, जब इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करते हैं, तो अपने अनुपस्थिति में इन्होंने रामचंद्र विद्या वागीश को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब कुछ नाम आपको ध्यान में रखना है, कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जब 1830 में आप देखोगे कि राजा राम मोहन राय भारत छोड़कर जो है लंदन की ओर कूच करेंगे, तो अपना जो प्रतिनिधित्व इन्होंने सौंपा था, क्वेश्चन बार बार आता है, वो सौंपा था किसे? रामचंद्र विद्या वागीश को। रामचंद्र विद्या वागीश को इन्होंने सौंपा था। और रामचंद्र विद्या वागीश जो है 1830 से लेकर और 1833 टिल डेथ तक ये रहे। इसके बाद इन्होंने जो है, इनके मरने के बाद आए कौन? द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर को भी ध्यान रखना है, बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं ये। द्वारिका नाथ टैगोर को आप देखोगे तो द्वारिका नाथ टैगोर भी एक तरह से कह लीजिए कि बड़े ही उस समय के बड़े रिचेस्ट पर्सन, एक तो जमींदार फैमिली से इनका रिश्ता नाता रहता है, और इन्हीं के बेटे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और उन्हीं के बेटे हैं सत्येंद्र नाथ, अवनींद्र नाथ, रविंद्र नाथ, सचिंद्र नाथ, यानी कि 9 बेटे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, और सब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के धनी। जैसे आप ICS देखो, फर्स्ट भारतीय ICS बनने वाले 1863 के बैच में सत्येंद्र नाथ टैगोर, गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार पाने वाले यानी कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको एक भूमिका बनेगी, आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि द्वारिका नाथ टैगोर की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, और ये भी उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए बार बार लंदन की यात्रा करते हैं, क्योंकि भाई रूढ़िवादी समाज का कहना सही हो गया, राजा राम वापस नहीं आए, राजा राम मोहन राय। तो आप देखो कि ये जो है इनको कार्यभार मिलता है और ये संभालते हैं कार्यभार। और आप सोचो उस जमाने में इतने कॉमर्शियल एटीट्यूड के व्यक्ति थे ये कि इनकी खुद की चीनी मिल इन्होंने स्थापित किया, और खुद का आप देखोगे तो इनका एक बैंक स्थापित था, वहाँ बैंक इन्होंने उस जमाने में स्थापित किया था, और खुद में इतने संपन्न थे कि वहां जब जाते थे तो इनका नाम प्रिंस द्वारिका के रूप में पुकारा जाता था। और 1842 में ये गए, फिर 1844 में गए, आए भी गए भी, और फिर 1846 में जब गए लंदन में तो इनकी भी डेथ वहीं हो गई, यानी कि लंदन में इनकी भी डेथ हुई और इनकी भी समाधि वहीं बनी हुई। तो आप एक तरह से देखना है, ध्यान रखना है। और इसके बाद यानी कि 1833 से लेकर 1843 तक इनके हाथ में बागडोर रही, और लास्ट में आप देखो तो ये 42 में भी गए और 44 में भी गए और 46 में इनकी डेथ हो जाती है लंदन में। तो इसके बाद आप देखो फिर देवेंद्र नाथ टैगोर आ जाते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर आ जाते हैं। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है
एक जो है तत्वरंजनी सभा की स्थापना करते हैं 1839 में। तत्वरंजनी सभा, तत्वरंजनी सभा की स्थापना करते हैं और यही बाद में बदल जाती है क्या, तत्वबोधनी सभा। तत्वबोधनी सभा में बदल जाती है और तत्वबोधनी पत्रिका भी रहती है, तत्वबोधनी सभा में बदल जाती है। और इसके बाद आप देखोगे तो तत्वरंजनी भी कभी कभी पूछा है। और इसके बाद 1843 में इनको चार्ज मिलता है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज के जो है ये एक तरह से कर्ता धर्ता बनते हैं 1843 में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आप देखोगे कि ये थोड़े चिंतनशील प्रकृति के थे, मेडिटेटिव माइंड के थे, और ये जो है एक तरह से कह लीजिए कि भ्रमणशील और चिंतनशील टाइप के थे। और जब ये चिंतन में चले गए तो इन्होंने आचार्य पदवी दे दिया किसको, केशव चंद्र सेन को। यानी कि आप देखोगे कि एक और पर्सनालिटी इसमें शामिल हो रहे हैं, आचार्य केशव चंद्र सेन, इन्हें जरूर याद रखना। यानी कि आचार्य केशव चंद्र सेन जो है इनको आचार्य की टाइटल दी गई और आचार्य का टाइटल इन्होंने दिया और 1856 में इन्हें आचार्य का टाइटल मिला। और ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय बनाने का श्रेय केशव चंद्र सेन को ही दिया जाता है। यानी कि केशव चंद्र सेन को आपको बखूबी पढ़ना और ध्यान रखना है। यानी कि ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय बनाने का श्रेय, अखिल भारतीय बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। अखिल भारतीय बनाने का श्रेय यानी कि ऑल ओवर इंडिया में फैलाना। और इन्हीं के प्रयासों से आप देखोगे तो बंबई में प्रार्थना सभा की स्थापना होगी। प्रार्थना समाज, यानी कि प्रार्थना समाज जो है बंबई का 1867 में, इसमें भी किसका प्रभाव दिखाई देता है, केशव चंद्र सेन का बखूबी प्रभाव दिखाई देता है। और इसके संस्थापक कौन रहते हैं, आत्माराम पांडुरंग। लेकिन बखूबी प्रभाव किसका दिखाई देता है, आचार्य केशव चंद्र सेन का, क्योंकि व्यक्तित्व के बड़े धनी एकदम। और एक तरह से आप देखोगे कि जब आचार्य केशव चंद्र सेन और इन्हीं के प्रयासों से आप देखोगे तो मद्रास में एक वेद समाज की स्थापना होगी। मद्रास में 1864 में धरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना होती है। और यही आगे चलकर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के रूप में बदल जाता है 70 के दशक में। 71 के आसपास ही ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, और इसके सक्रिय सदस्य के रूप में वीरेशलिंगम पुंतलू का नाम मिलता है। यानी कि इसको अगर आप देखो तो दक्षिण भारत का अगर ब्रह्म समाज आ जाए तो साउथ इंडिया का ब्रह्म समाज वेद समाज है। एक देव समाज है वो लाहौर में है, शिव नारायण अग्निहोत्री वाला, और ये वेद समाज है जिसके प्रणेता कौन थे, धरालू नायडू। और इसके बाद आप देखो कि जो वीरेशलिंगम पुंतलू थे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। यानी कि इसी समाज से जुड़े हैं, और इसी समाज से जुड़े हैं आपके वीरेशलिंगम पुंतलू। और वीरेशलिंगम पुंतलू को क्या कहा जाता है, इनको रानाडे ने, यानी कि एमजी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर पुकारा। और इन्हीं के द्वारा आप देखोगे इनको आंध्र प्रदेश में सरकार ने राय बहादुर का टाइटल दिया, और इन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विधवा आश्रम इन्होंने स्थापित किया। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया। रिफॉर्म एसोसिएशन जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया। इन्होंने विवेक वर्धिनी पत्रिका निकाला, साथी हित बोधनी पत्रिका निकाला इन्होंने। यानी कि इस तरह से आप देखोगे तो दक्षिण भारत में हमें
वेद समाज के बारे में एक कैरेक्टर को पढ़ना है जो वीरेशलिंगम पुंतलू, जिनको राय बहादुर का टाइटल दिया गया, और जो कार्य स्त्रियों के उद्धार में, जो कार्य विधवाओं के पुनरुत्थान में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, वही कार्य दक्षिण भारत में बहुत बड़े समाज सुधारक वीरेशलिंगम पुंतलू ने किया। जो आईएएस में क्वेश्चन आता है, आईएएस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कभी कभी आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे कि ये रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर है कि क्या है, समझ में ही नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा डेप्थ में जब आप जाओगे तो इसमें दो कैरेक्टर को याद रखना है, एक जो है धरालू नायडू और एक जो है इनको दक्षिण भारत में जो ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं वीरेशलिंगम पुंतलू। और वीरेशलिंगम पुंतलू को आप देखोगे, महादेव गोविंद रानाडे क्या कहा करते थे कि ये तो दक्षिण भारत के ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वेद समाज के बारे में, फिर प्रार्थना समाज के बारे में देखो आप कि प्रार्थना समाज की जो प्रेरणा मिली है वो किसके द्वारा मिली, वो भी इन्हीं के द्वारा मिली। आप देखो परमहंस मंडली वहां आई, वो बाद में विफल हो जाती है, 60 में बंद हो जाती है। आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, वहां भी प्रभाव रहता है इनका। जाम्बेकर शास्त्री और एक तरह से बालकृष्ण जयकर, दादोबा पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, परमहंस मंडली। यानी कि अगर देखा जाए पश्चिम भारत में अगर देखा जाए कि महत्वपूर्ण यानी कि प्रयास करने वाली जो संस्था है वो परमहंस मंडली 1849 में, और जिससे आपके दादोबा पांडुरंग जुड़े हैं, आत्माराम पांडुरंग जुड़े हैं और बालकृष्ण शास्त्री जुड़े हैं। लेकिन बाद में आप देखो ईसाइयत की तरफ झुकाव होने के कारण 60 में इसको जो है बंद कर दिया गया। इसके बाद आप देखोगे पश्चिम भारत में महादेव गोविंद रानाडे उभरते हैं बहुत फेमस पर्सनालिटी के रूप में। महत्वपूर्ण समाज के रूप में प्रार्थना समाज बंबई का उभरता है। और एक नाम और आपको याद रखना जिनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है, गोपाल हरि देशमुख। यानी कि बड़े ही टैलेंटेड पर्सन, और आप देखोगे कि लोकहितवादी के नाम से ये पत्रिका निकाला करते थे और उसी के नाम से इनका टाइटल पड़ गया गोपाल हरि देशमुख का कि लोकहितवादी के नाम से। 100 पत्र ये निकालते थे, शतपत्री के नाम से, सुभाषित के नाम से, गीता तत्व के नाम से इन्होंने किताब निकाला। यानी कि एक तरह से आप देखो कि जाति भेद के नाम से इन्होंने किताब निकाला, कर्मयोगी प्रभाकर के नाम से इन्होंने किताब निकाला। यानी कि गोपाल जी हरि देशमुख को हम लोग नहीं भूल सकते, जो लोकहितवादी के नाम से फेमस रहे हैं। तो कभी कभी आईएएस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि लोकहितवादी के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करो। तो इन्होंने प्रभाकर नामक पत्र निकाला, इन्होंने सुभाषित के नाम से पत्र लिखा, इन्होंने शतपत्री के नाम से पत्र लिखा, और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका थी वो लोकहितवादी के नाम से ही थी। जैसे महादेव गोविंद रानाडे अमर हो गए, उसी तरह आप देखो गोपाल जी हरि देशमुख का भी नाम ध्यान रखना। यानी कि प्रार्थना समाज जब आप पढ़ोगे तो प्रार्थना समाज में कहीं ना कहीं प्रभाव जो है ब्रह्म समाज का ही दिखाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव इसलिए ज़्यादा जो है एकदम दूरगामी नहीं रहा क्योंकि ये ईसाइयत के टच में आए, ईसाई धर्म की ओर झुकाव होने लगा। और जब ये संस्था ईसाई धर्म की ओर झुकाव होने लगा तो एक तरह से इनका प्रभाव उतना नहीं दिखा। लेकिन इसमें जो व्यक्तित्व हैं उनको आप देखोगे, जैसे प्रार्थना समाज में बाद में आप देखोगे तो बाल गंगाधर तिलक जुड़ जाते हैं, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जुड़ जाते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना होती है। 1884 में जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है वो भी प्रार्थना समाज की देन है। तो प्रार्थना समाज में हमें देखना है कि जो प्रार्थना समाज के एक तरह से कह लीजिए संस्थापक रहे हैं वो आत्माराम पांडुरंग रहे हैं। यानी कि अगर रियल फाउंडर देखा जाए प्रार्थना समाज का तो आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर हैं और चंद्रावरकर हैं, वीरेशलिंगम पुंतलू हैं, लेकिन आत्माराम पांडुरंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज इन बंबई, बट इंस्पायर्ड बाई केशव चंद्र सेन।
69 में आप देखोगे तो महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक वगैरह जुड़ जाते हैं इस समाज से। और फिर महादेव गोविंद रानडे को याद रखना पूरी तरह, क्योंकि महादेव गोविंद रानडे आर्थिक लेख भी लिखते थे, आर्थिक भाषण भी इनके फेमस रहे, न्यायाधीश के रूप में भी फेमस रहे, और इनके टैलेंट के कारण, सूझबूझ के कारण इनकी तुलना सुकरात से की जाती है। ये महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में फेमस रहे। और फिर आप देखोगे तो इनके द्वारा 1861 में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना होती है, यानी कि विधवा पुनर्विवाह जो संघ बनाया इन्होंने 1861 में, 1861 में, उसके लिए बड़े फेमस रहे। मॉडर्न ऋषि के रूप में इन्हें जाना जाता है, मॉडर्न आधुनिक ऋषि के रूप में इनका नाम फेमस रहता है। और आप देखोगे तो रानडे जो है, यानी कि जो गुरु हैं गांधी जी के, यानी कि गांधी जी के गुरु एक तरह से कह लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानडे, यानी कि गांधी जी के परम गुरु अगर आ गया तो रानडे को लगाना। और गांधी जी के गुरु जो है वो गोखले साहब हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जो इसी समाज से जुड़े हैं, प्रार्थना समाज से। तो एक तो हमें दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को याद रखना है, जो 1884 में बनी है, जिसमें आप महादेव गोविंद रानडे का नाम है। बाद में आप देखोगे पंडित रमाबाई के द्वारा विधवा आश्रम वगैरह स्थापित किया जाएगा। डीके कर्वे, जो दोंदू पंत कर्वे थे, डीके कर्वे करके हैं, उनके द्वारा जो है इस तरह के रिफॉर्म किए जाएंगे, विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा संघ की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रार्थना समाज है उसमें सक्रिय रूप से अगर देखा जाए तो ये जो है महादेव गोविंद रानडे का नाम लिया जाता है। क्योंकि बाद में आप देखोगे तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 तक आते आते प्रार्थना समाज से अलग हो जाते हैं और ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर देते हैं, यानी कि भारत सेवक समाज के स्थापना कर देते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और वही आप भारत सेवक समाज देखोगे तो बाद में ये आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप बन जाता है। और जो आपका आलमगीरपुर में खुदाइयाँ वगैरह होती हैं वो भारत सेवक समाज के द्वारा की गई हैं। हड़प्पा में जो खुदाइयाँ हुई, यानी कि भारत के आज़ादी के बाद आप देखो कि जो यज्ञदत्त शर्मा और इधर रोपण और आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर का जो उत्खनन करता है जो मेरठ में है इंडन नदी के तट पर, वो आलमगीरपुर की खुदाई किसके देखरेख में होती है? भारत सेवक समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और उसकी स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। तो ये चीज हमें थोड़ा सा याद रखना है कि केशव चंद्र सेन के इंस्पिरेशन से प्रार्थना समाज भी आ रहा, वेद समाज भी आ रहा। और आपको आश्चर्य होगा कि केशव चंद्र सेन का प्रभाव स्वामी दयानंद सरस्वती पर भी दिख रहा, क्योंकि 1800 आप देखोगे 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश निकाला था और संस्कृत में निकालने वाले थे, लेकिन केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में किया। तो वहां भी किसका प्रभाव रहा? केशव चंद्र सेन का। और इन्होंने आप देखोगे तो 1870 में ये इंग्लैंड की यात्रा करते हैं और 1870 में इनके द्वारा एक और आप वाकया देखो कि यहाँ मतभेद हो जाता है बीच में। और 1865 में आचार्य की पदवी ले ली जाती है और देवेंद्रनाथ टैगोर से इनका मतभेद हो जाता है, जिसके कारण यहाँ समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। ब्रह्म समाज, एक जो ब्रह्म समाज रहता है उसका नाम रहता आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज रहता, और दूसरा जो नाम आता है वो एक तरह से कह लीजिए कि भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया जाता है, या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से आता है। तो कभी भी भारतीय ब्रह्म समाज आ जाए तो केशव चंद्र सेन से जोड़ना। और आदि ब्रह्म समाज यानी कि पुराने वाले ब्रह्म समाज के कौन रहे करता धरता भरता? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि फ्रैक्शन हो गया, विचारों में थोड़ा सा एक कह लीजिए कि मतैकता नहीं रही,
जिसके कारण, क्योंकि इनका झुकाव पूरे ऑल ओवर इंडिया और ईसाई धर्म को लेकर, इसके कारण एक बार फ्रैक्शन हुआ और भारतीय यानी कि ब्रह्म समाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यही से एक कंसेप्ट आता है कि भारतीय ब्रह्म समाज। इसके बाद आप देखते हो कि ये जो है 1870 में इंग्लैंड की यात्रा करते हैं और 1870 में इनके द्वारा रिफॉर्म इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दी जाती है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कर दी जाती है। एसोसिएशन की स्थापना कर दी जाती है और इन्हीं के प्रयासों से आप देखोगे तो 1872 में एक एक्ट पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, या इसको सिविल मैरिज एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक तरह से उम्र की सीमा जो है 14 और 18 दी गई थी। फीमेल के लिए 14 और मेल के लिए 18 बताई गई। अब देखो कि नेटिव मैरिज एक्ट, इसको याद रखना है। नेटिव मैरिज एक्ट, इसको एक तरह से आप देखोगे तो सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं। और इसमें जो उम्र निर्धारित की गई, लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और जो है पुरुष जो लड़कों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। फिर इन्होंने आप देखो एक फ्रैक्शन और होगा आगे चल के, क्योंकि 1888 में आप 1878 में आप देखोगे फिर एक गलती होगी और 1878 में 78 में इन्होंने अपने जो है 12 वर्ष की एक बच्ची थी इनकी, जिसका विवाह इन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। और कूच बिहार के राजा के साथ जब उसकी शादी कर दिया तो यानी कि इन्होंने ही अपने रूल को तोड़ दिया। इन्हीं के प्रभाव से ये बढ़ा यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट, और इन्होंने उसका उल्लंघन किया। और जब कूच बिहार के राजा से इन्होंने ब्याह दिया तो बहुत बड़ा एक फ्रैक्शन हुआ और फिर एक बार बदलाव आया। और यहाँ जो है ये चेंज हुआ 1878 में, एक और नया चेंज हुआ और ये जो है इस समाज से अलग हो गया एक धड़ा, और उसको कहते हैं कि साधारण ब्रह्म समाज। यानी कि एक और परिवर्तन आएगा जिसको नाम दिया गया साधारण ब्रह्म समाज। और इससे जुड़ेंगे कौन? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री का जुड़ाव, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री का जुड़ाव हो जाता है साधारण ब्रह्म समाज से। यानी कि एक फ्रैक्शन 1865 में और एक फ्रैक्शन 1878 में, और आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के प्रयासों से एक साधारण ब्रह्म समाज आता है। और इसमें आप देखते हो तो यहाँ एक जो है ये तत्व कौमुदी नामक एक पत्रिका निकाली जाती है, बहुत ढेर सारे पत्र पत्रिकाएं निकाले जाते हैं। और इस प्रकार से आप देखोगे तो ये पूरी विचारधारा यानी कि ब्रह्म समाज के बाद रामचंद्र विद्यावागीश, राजा राम मोहन राय के बाद फिर द्वारिका नाथ टैगोर, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर, और अखिल भारतीय बनाने वाले कौन है? केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन के विचारों से ही प्रभावित होकर प्रार्थना समाज, वेद समाज, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, 1865 में फ्रैक्शन हो जाता है। तो 1865 में आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज 2 शाखाएं बनती हैं। फिर उसके बाद ये लंदन की यात्रा करते हैं और इन्हीं के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास होता है, जिसमें उम्र जो है, विवाह की उम्र जो है निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन उसका उल्लंघन इन्होंने ही कर दिया, इसलिए एक फ्रैक्शन और हुआ और साधारण ब्रह्म समाज का जन्म हुआ। इसके बाद आप देखोगे कि जो शारदा एक्ट आया, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। हरबिलास शारदा जो राजस्थान के थे, और हरबिलास शारदा के नेतृत्व में यानी कि उनके अध्यक्षता में एक एक्ट बना शारदा अधिनियम, और शारदा अधिनियम 1929 का। तो उसमें भी एज का फैक्टर यही, यानी कि फीमेल के लिए 14 और मेल के लिए 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई। तो एक सेगमेंट के रूप में जब आप पढ़ोगे इसमें,
तो इसमें ब्रह्म समाज में प्रार्थना समाज को भी पढ़ना है और वेद समाज को भी पढ़ना, इस तरह से लेके चलना, तब आप ओवरऑल इसका अध्ययन कर पाओगे। तो अगर पहला समाज सुधारक आ जाए भारत में, तो पहले समाज सुधारक के रूप में आपको राजा राम मोहन राय का ही नाम बताना पड़ेगा। और दूसरे समाज सुधारक के रूप में अगर आता है तो आप ध्यान रखना, दूसरे समाज सुधारक के रूप में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिया जाता है, जिनके बारे में आप जानते हो, जो स्त्रियों के लिए ढेर सारे विद्यालयों की स्थापना किया, उन्होंने स्त्री शिक्षा पर प्रमोट किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम उन्हीं का है, यानी कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना, जो 1800 एक तरह से कह लीजिए लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप देखोगे तो बहुत ढेर सारे शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ढेर सारा काम किया। इसलिए अगर बंगाल में दूसरा समाज सुधारक आ जाए राजा राम मोहन राय के बाद, तो इन्हें लगाना। फिर राजा राम मोहन राय की कंटेम्प्रेरी एक हमने विचारधारा आपको बताया था, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि जो अतिवादी विचारधारा है, उसको हमने आपको बताया था यंग बंगाल आंदोलन, जो राजा राम मोहन राय से आप देखोगे तो उसी के दरमियान चल रहा। और इनके हिंदू कॉलेज में अच्छा उसी से हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि आप देखोगे जब इस तरह की आपके सामने आएगा प्रॉब्लम, तो उसी के दरमियान चल रहा। और यंग बंगाल आंदोलन की जो प्रणेता है वो हेनरी विवियन डिरोजियो, यानी कि यंग बंगाल आंदोलन जो मूवमेंट चला उसको भी आपको जानना जरूरी है। और आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में संबोधित किया जाता है किसको? हेनरी विवियन डिरोजियो को। कभी आप ऐसे मत लगा देना मैथिली शरण गुप्त और ऐसे मत लगा देना, यानी कि आधुनिक भारत के प्रथम अगर राष्ट्र कवि के रूप में, क्योंकि कविताओं के माध्यम से वो संबोधन करते थे, युवाओं को एक तरह से उद्वेलित करते थे और यंग बंगाल आंदोलन के सूत्रधार बने। और राजा राम मोहन राय का जो हिंदू कॉलेज था उसके प्राध्यापक बने। आप देखोगे 1809 से, बहुत अल्पायु में इनकी डेथ हो जाती है, 1809 से लेकर और 1831 तक इनका पूरा कार्यकाल रहता है। और इनके उग्रवादी यानी कि इनके रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के कारण इनको विद्यालय से भी निकाल दिया जाता है और उसी वर्ष इनकी डेथ हो जाती है 1831 में। तो इनके द्वारा आप देखोगे कि कभी भी आ जाए कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसको जो है एक तरह से कह लीजिए युवाओं का मसीहा, यानी कि यंग बंगाल, यानी कि मेजनी, जो इटली में मेजनी के तर्ज पर यंग इटली बना था, यंग इटली के तर्ज पर इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। और उसमें बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, एकेडमिक एसोसिएशन, इन्होंने ईस्ट इंडिया पत्रिका भी एक निकाला था, यानी कि डिबेटिंग क्लब करते थे, ये लोगों को बैठा बैठा के डिबेटिंग करते थे, डिबेट करते थे। एकेडमिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह से कह लीजिए कि बड़े एक तरह से रेडिकल विचारधारा के थे। तो एक प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसी दौर में जब राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा और सती प्रथा के विरुद्ध एक बहुत बड़ा एक तरह से अभियान चला रहे थे, लेकिन अब राजा राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य दोनों कल्चर को समाहित किए हुए थे और इनमें न प्राच्य कल्चर थी न पाश्चात्य कल्चर थी। तो ये उग्रवादिता थोड़ा सा ज़्यादा आ गई, यानी कि इनमें जैसे मांस मदिरा को प्रमोट करना, मांस मदिरा के बारे में वो करना, तो इस तरह से ये पूरी तरह से एक तरह से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। नहीं तो वैसे आप देखोगे तो इनका असेसमेंट जो है बहुत ही एक तरह से अलग ही प्रकार से, जिसमें हमने बताया था कि विदेशी विचारधारा में अगर देखा जाए तो एक प्रगतिशील विचारधारा है और एक रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पश्चिम भारत में
पश्चिम भारत में आगे बढ़ना चाहते हैं और पश्चिम भारत में एक मूवमेंट देखना चाहते हैं, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। पश्चिम भारत में हमने बताया था कि एक तो पूर्वी भारत में हम लोग आंदोलन को देख रहे थे, पश्चिम भारत में अगर आंदोलन को आप देखो तो पश्चिम भारत में धर्म और समाज सुधार आंदोलन के रूप में कई संगठन का नाम मिलेगा। जैसे एक संगठन का नाम हमने बताया था परमहंस मंडली। परमहंस मंडली का नाम बहुत फेमस रहा, 1849-50 की संस्था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ये 60 में लगभग जो है ये बंद हो जाती है परमहंस मंडली। और ये आप देखोगे तो आत्माराम पांडुरंग, यानी कि आत्माराम पांडुरंग का प्रभाव यहाँ दिखता है। आत्माराम पांडुरंग का प्रभाव, दादोबा पांडुरंग का प्रभाव दिखाई देता है। और जाम्बेकर शास्त्री हैं इसमें, बालकृष्ण जयकर हैं, बहुत ढेर सारे, लेकिन एक दो नाम आपको याद रखना है। तो अगर पश्चिम भारत में पहली बार, यानी कि एक तरह से धर्म और समाज सुधार का पहल करने वाला कोई संगठन आ जाए तो परमहंस मंडली को विचारों को आप देखोगे कि लोग आगे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और इसी के बाद आप देखोगे तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में दो एक नाम हमने लिया था, जिसमें एक हमने नाम लिया था यमजी रानाडे, और एक नाम हमने लिया था गोपाल हरि देशमुख। ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। गोपाल हरि देशमुख को याद रखना है, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। लोकहितवादी के नाम से इन्होंने पत्रिका भी निकाला और शतपत्री के नाम से ये पत्र निकाले करते थे। और एक तरह से कह लीजिए प्रभाकर के नाम से भी इन्होंने पत्र निकाला, और सुभाषित के नाम से भी इनके पत्र थे, सुभाषित। और इन्होंने जाति भेद पर किताब लिखा, जात भेद के नाम से, और गीता तत्व के नाम से इनकी किताबें हैं। यानी कि बड़े फेमस व्यक्ति हैं और लोकहितवादी के नाम से ये जाने जाते हैं, और लोकहितवादी के नाम से इनकी पत्रिका भी फेमस है। तो इन्हें याद रखना है कि पश्चिम भारत में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में गोपाल जी हरि देशमुख का नाम मिलता है। और ये प्रार्थना समाज से पहले के दौर में है, प्रार्थना समाज के पहले के दौर में है। और महादेव गोविंद रानाडे को आप जानते ही हो कि गांधी जी के गुरु, यानी कि गोखले के भी गुरु हुआ करते थे, आधुनिक ऋषि के रूप में जाने जाते थे, महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में जाने जाते थे। ये भी स्त्री शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, विधवा पुनर्विवाह एक तरह से विडो मैरिज एसोसिएशन इन्होंने स्थापित किया। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्हीं की है। अगर दक्कन जो है एजुकेशन सोसाइटी आ जाए 1884 की, और मेन सूत्रधार के रूप में पूछा जाए तो महादेव गोविंद रानाडे ही है। तो महादेव गोविंद रानाडे, जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, जब हम लोग कांग्रेस की स्थापना से पहले महत्वपूर्ण संगठन पढ़ेंगे तो उसमें 1870 में पूना सार्वजनिक सभा पढ़ेंगे, वहाँ भी आप देखोगे इनके नाम बड़े फेमस रहे हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में अगर पश्चिम भारत में पहले महत्वपूर्ण धर्म और समाज सुधारक के रूप में आ जाए तो महादेव गोविंद रानाडे का नाम बताना। लेकिन अगर पहले महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आ जाए तो प्रार्थना समाज। लेकिन अगर पश्चिम भारत में सबसे महत्वपूर्ण संगठन के रूप में आ जाए तो आर्य समाज का नाम लेना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्य समाज ने क्या अलख जगाया। आर्य समाज, यानी कि आर्य समाज का मिशन आप देखो, नाम से ही लग रहा है कि आर्य समाज का मिशन क्या है। यानी कि बैक टू वेदास, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को आप देखोगे, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती,
इनका अगर मूल नाम देखा जाए तो इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था, मूल शंकर था। और ये जो है गुजरात से बिलोंग करते थे। मोरबी रियासत थी गुजरात में, वहीं टंकारा में इनका जन्म हुआ था, मोरबी रियासत और टंकारा में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। और आर्य समाज, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है एक तरह से बड़े ही चिंतनशील टाइप के। और जब इन्होंने एक बार ऐसे ही देखा कि मंदिर में प्रसाद चढ़ा हुआ था और कुछ चूहे उसको लेके जा रहे थे इस तरह का, तो इनको एक वैराग्य टाइप आ गया कि अगर भगवान उस प्रसाद को नहीं बचा सकता है तो किस तरह का भगवान या क्या इस तरह की जो है वो अवधारणा है। तो ये बड़ा आंतरिक एक व्यथा थी जिसको लेकर ये एक तरह से कह लीजिए घर बार छोड़ देते हैं और 21 वर्ष की अवस्था में ये घर बार छोड़ देते हैं। यानी कि आप देखोगे तो 1824 में इनका जन्म होता है, 1824 में, और 21 वर्ष की अवस्था में ये घर बार छोड़ देते हैं। और 1848 में इनकी मुलाकात 24 वर्ष की अवस्था में दांडी जो है महर्षि पूर्णानंद से होती है। पूर्णानंद, यानी कि इनकी मुलाकात पूर्णानंद से होती है। और पूर्णानंद जो है इनको दयानंद सरस्वती का नाम देते हैं, ये दयानंद सरस्वती का नाम देते हैं। उसके बाद इनकी जो है कुछ उत्सुकताएं बची हुई थी जिसको लेकर इनकी मुलाकात होती है मथुरा के आचार्य स्वामी बिरजानंद से। बिरजानंद से मुलाकात होती है और यहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा जो होती है, और ये नेत्रहीन रहते हैं बिरजानंद, और यहाँ पर इनको जो गुरुत्व मिलता है, यहाँ से पूरा समग्र व्यक्तित्व का विकास होता है इनका। और फिर ये 1863 में एक पाखंड खंडनी पताका निकालते हैं। अब आप देखोगे धीरे धीरे, यानी कि इनके जीवन में आप देखोगे तो बदलाव आने लगा। और 63 में इन्होंने आगरा में एक निकाला पाखंड खंडनी पताका, पाखंड खंडनी पताका करके इन्होंने जो है एक लहराया वहाँ पर। ये पाखंड खंडनी, यानी कि जो पाखंड आ गया है, जो कुरीतियाँ हैं, जो अंधविश्वास हैं, उस तरह के उसको दूर करना है, उसको खंडित करना है, उसको रिजेक्ट करना है। ब्रह्म समाज और आर्य समाज में यही अंतर है कि ब्रह्म समाज डिफेंसिव है लेकिन आर्य समाज एग्रेसिव है। वो भी वेदों को मानते हैं लेकिन ये कहते हैं कि वेद ही एकमात्र सॉल्यूशन है, अंतिम सच्चाई वेदों में ही है, इसलिए वेदों को पढ़े जाने की आवश्यकता और वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है। तो उस तरह से आप देखोगे तो इन्होंने भी बाल विवाह और एक तरह से मूर्ति पूजा और इन सब चीज़ों का विरोध किया, और जो कर्मवाद पुनर्जन्मवाद का समर्थन किया इन्होंने, अवतारवाद का विरोध किया इन्होंने। और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो जन जन तक वेदों को पहुंचाया, यानी कि एक तरह से लेकर अपना जो अपनी संस्कृति है, ये कहते थे कि किसी को सीखना तो हमारे संस्कृति से सीखे, हम उससे नहीं सीख सकते। यानी कि रिवाइवलिस्ट टाइप, यानी कि बैक टू वेदास, एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में हम लोग असेस करते हैं किसको। और स्त्रियों को, शूद्रों को वेद पाठी इन्होंने बनाया, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया, गो रक्षा समितियां बनाया इन्होंने, गो रक्षा संघ की स्थापना किया। जैसे बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी काऊ प्रोटेक्शन बनाते थे तो इन्होंने भी गो रक्षा आंदोलन चलाया, काऊ स्लॉटर मूवमेंट वगैरह इन्होंने चलाया। स्वराज्य पर बल दिया, स्वराज्य स्वदेशी पर बल दिया, भारत भारतीयों के लिए नारा लगाया। तो एक प्रकार से इनके विचार को अगर देखा जाए तो ये वेदों को मौलिक मानते हैं, यानी कि वेदों का अध्ययन परम आवश्यक है, अध्ययन जो है आवश्यक है, क्योंकि अंतिम सच्चाई, सार्वभौम सच्चाई इनमें है। और इसको कहते हैं कि ये शूद्रों के लिए, स्त्रियों के लिए और ये सबके लिए जो है आवश्यक है, मतलब वो पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो 1874 में
एक इनकी पत्रिका आती है सत्यार्थ प्रकाश। ये बार बार क्वेश्चन आता है, सत्यार्थ प्रकाश जो इनकी पत्रिका रहती है, ये केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हिंदी में प्रकाशित होती है। नहीं तो आप देखते कि ये पत्रिका जो है यह संस्कृत में लिखी जा रही थी, लेकिन केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर ये अंततः जो है अंतिम रूप से हिंदी में प्रकाशित होती है और हिंदी में लिखी जाती है सत्यार्थ प्रकाश। और इसके बाद आप देखोगे तो 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना कर दी जाती है। बम्बई में आर्य समाज स्थापित हो जाता है और बाद में इसका प्रभाव आप देखोगे तो लाहौर में, दिल्ली में, गुजरात में, काफ़ी राजस्थान में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि 1877 में लाहौर में भी इसकी शाखा स्थापित हो जाती है और फिर उसके बाद इसका प्रचार प्रसार होने लगता है। और इसके बाद आप देखोगे तो खूब ढेर सारा इनका जो है प्रचार प्रसार हो जाता है और इनके प्रभाव में आप देखोगे तो स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रमोट करना, यानी कि स्वराज्य स्वदेशी, यानी कि आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को, जो आप बाल गंगाधर तिलक को देखो तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। यानी कि होम रूल लीग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ये बात कहते हैं स्वराज्य। और वो स्वराज्य किसके माइंड की देन थी, वो स्वराज्य किसने उत्पन्न किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कहते थे कि अच्छे से अच्छा विदेशी, खराब से खराब स्वदेशी से अच्छा नहीं हो सकता। यानी कि स्वशासन पर बल, स्वराज्य पर बल, स्वदेशी पर बल और हिंदी को राष्ट्रभाषा के मंच पर पहुंचाना, यानी कि हिंदी को जन जन तक पहुंचाना इनका एक बहुत बड़ा स्लोगन था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो लोग चले गए हैं उनके लिए इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन का काम किया, शुद्धि आंदोलन चलाया। यानी कि शुद्धि आंदोलन आप देखोगे तो जो लोग ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए हैं उनको पुनः अपने समाज में लेकर, पुनः प्यूरिफाई कर और उनको शुद्ध करके और फिर अपने समाज में शामिल कर लेना। नहीं तो प्रचार के लिए बचेगा ही नहीं, किसको आप उपदेश दोगे? यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो शुद्धि आंदोलन के सूत्रधार, गोरक्षा आंदोलन के सूत्रधार, उस समय काऊ स्लॉटर चल रहा था, गो हत्याएं हो रही थी, तो काऊ प्रोटेक्शन मूवमेंट ये चला रहे थे। यानी कि गोरक्षा आंदोलन के रूप में भी देखोगे तो इनका नाम मिलता है गोरक्षा आंदोलन के रूप में भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद आप देखोगे तो शुद्धि आंदोलन है, गोरक्षा आंदोलन है। फिर आप देखो कि बहुत अग्रेसिव रहते हैं और इन्होंने एक नारा दिया भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए एक नारा देते हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो इनका मानना है कि जो आर्य समाज है ये एक तरह से अग्रेसिव स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि एक प्रकार से अगर आप देखो तो रिवाइवलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके कारण आप देखोगे तो ये एक नारा देते हैं बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौट जाओ, वेदों की ओर लौट जाओ का नारा देते हैं। और इस प्रकार से आप देखोगे तो एक वैलेंटाइन सिरोल रहते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। और वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट का जनक माना किसको? बाल गंगाधर तिलक को और संस्था के रूप में आर्य समाज को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया वो वैलेंटाइन सिरोल ने लगाया। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा एक आरोप लगाया गया और ये आरोप किस में लगाया गया? इंडियन अनरेस्ट में। ये बार बार नाम मिलेगा आपको। और भारतीय अशांति का जन्मदाता बताया जाता है तिलक को और आर्य समाज को। इस प्रकार से आप देखोगे और इसी की पैरवी करने के लिए, क्योंकि मानहानि का मुकदमा तिलक ने ठोक दिया था इसके ऊपर,
और उसी की पैरवी करने के लिए वो लंदन गए, जिसके कारण आप देखोगे तो 18 यानी कि 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन रहता है उसमें जो है पॉपुलैरिटी गेन करके एनी बेसेंट उसकी अध्यक्षता बनती हैं और बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाते। और वो पहली महिला अध्यक्षा रहती हैं कांग्रेस की 1817 में, एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इसके बाद आप देखोगे कि स्वामी जी के जाने के बाद यहाँ पे एक घटना हो गई स्वामी जी के साथ, यानी कि जब ये जोधपुर के तरफ थे तो राजा अजीत सिंह के दरबार में थे और वहाँ नन्ही जान के द्वारा इन्हें एक तरह से कह लीजिए कि शीशा पिघलाकर पानी में दे दिया गया और वहीं पर इनका समापन हो जाता है। यानी कि 1883 में देखा जाए तो अजमेर में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि 1883 में अजमेर में इनकी डेथ हो जाती है। अजमेर में इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद आप देखोगे 10 साल के बाद इनमें विभाजन हो जाता है। यानी कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर दोनों के मध्य विभाजन हो जाता है और एक इंग्लिश स्कूल ऑफ थॉट आता है और एक प्राच्य विचारधारा आती है। एक लाला हंसराज की विचारधारा आती है और एक स्वामी श्रद्धानंद की विचारधारा आती है। यानी कि लाला हंसराज के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा 1886 में दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो आप देखोगे कि 1886 में डीएवी स्कूल और कॉलेज की स्थापना हो जाती है। डीएवी स्कूल और कॉलेज, स्कूल स्थापित होता है पहले लाहौर में और 1889 में ये कॉलेज का रूप ले लेता है। और 1893 में आप देखोगे कि फ्रैक्शन हो जाता है और एक और समाज, इसमें एक और विचारधारा जन्म लेती है जो स्वामी श्रद्धानंद या लाला मुंशी राम के नेतृत्व में। और लाला मुंशी राम के नेतृत्व में जो विचारधारा जन्म लेती है, स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में, वही गुरुकुल कांगड़ी में 1902 ईस्वी में जो गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय की स्थापना होती है, वो लेख राम या लाला मुंशी राम या स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा होती है। तो आप इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि इस प्रकार से आपने देखा कि आज इन संगठनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और एक प्रकार से आपने देखा कि दयानंद सरस्वती का जो विचार है वो अग्रेसिव ज़्यादा है, डिफेंसिव कम है। बहुत संतुलित करके विचार पढ़ना। और ये आप देखोगे कर्मवाद को, पुनर्जन्मवाद को, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई कर्म सिद्धांत को मानेगा तो पुनर्जन्मवाद को मानना ही पड़ेगा। इनको स्वीकार करते थे, वेदों की प्रामाणिकता को अल्टीमेट मानते थे और कहते थे कि जिसे सीख लेना हमसे सीख ले। और जो ईसाई धर्म लोग बन गए थे, ईसाई धर्म जोर जबरदस्ती के आधार पर उसका जो परचम लहरा रहा था, उसको रिवर्स में, उसके काट के रूप में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। और उस समय जो है गो हत्याएं बहुत हो रही थी तो इनके गोरक्षा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि वेदों की पहुंच ये जन जन तक पहुंचाए। यानी कि सार्वभौम सच्चाई अगर वेदों में है तो बैक टू वेदास, यानी कि वैदिक काल की ओर चलो, वैदिक समाज की ओर चलो, जो एक आइडियल समाज था जहाँ स्त्रियों की दशा आप देखो बहुत अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे डिटोरिएट करते चली गई व्यवस्था। लेकिन स्वामी जी के मरने के बाद आप देखोगे कि एक आंग्ल धड़ा बना और एक प्राच्य धड़ा बना, जिसमें जो आंग्ल भाषा का समर्थक रहा वो लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और कॉलेज। लेकिन जो गुरुकुल कांगड़ी वाले रहे, जहाँ भारतीय संस्कारों पर शिक्षा दी जाती थी, उसमें आप देखोगे तो स्वामी श्रद्धानंद या लाला मुंशी राम के द्वारा, लेख राम के द्वारा उसको स्थापित किया गया और भारतीय संस्कारों पर आधारित यानी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो प्रयास किया, आज हम लोगों का पूरा लेक्चर जो है ब्रह्म समाज और पूरा ओवरऑल, यानी कि वेद समाज, प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन का विचार और ब्रह्म मैरिजेज, नेटिव मैरिजेज एक्ट, सिविल मैरिजेज एक्ट, और इस तरह से हम लोगों ने देखने का प्रयास किया भारतीय ब्रह्म समाज
या साधारण ब्रह्म समाज, और इसके बाद ओवरऑल जो दूसरा समाज हम लोगों ने टच किया वो आर्य समाज को हम लोगों ने पढ़ा। तो लग रहा कि इस पे एक लेक्चर और देना पड़ेगा, और कल का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जो है एक तरह से कह लीजिए कि थियोसॉफिकल समाज, रामकृष्ण मठ और मिशन, और मुस्लिम धर्म में समाज सुधार आंदोलन, पारसी धर्म में समाज सुधार आंदोलन, सिख धर्म में समाज सुधार आंदोलन, यानी कि इनको समराइज करते हुए और एक कंपोजिट कंक्लूजन पर हम लोग कल आएंगे। और उसके बाद हम लोग फिर शिक्षा और संविधान के विकास में आ जाएंगे, यानी कि शिक्षा के विकास को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आ जाएंगे, और उसके बाद हम लोगों की एंट्री होगी नेशनल स्ट्रगल, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल। तो आज आप लोगों ने बड़े पेशेंसफुली सुना, बहुत ही ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ आप लोगों को, और बढ़िया से पॉज करके वीडियो और अच्छे तरह से आप नोट्स बनाना, क्योंकि फैक्ट्स के भी पार्ट हैं, कंसेप्ट के भी पार्ट हैं। तो 19वीं सदी के जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको दिमाग में रखते हुए और एक दूसरे का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और उसके नेचर को समझते हुए आप एक कंपोजिट नोट्स तैयार करने का प्रयास करो, क्योंकि पुनरुद्धार का स्वरूप भी आता है और अलग अलग विचारधाराओं के बारे में भी पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज इसको वाणी को विराम देते हैं यहीं पर। जय हिंद, जय भारत, और थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।